नमस्कार। पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल नरवाने की पुस्तक पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। संसद के अंदर जब गृह मंत्री और रक्षा मंत्री ने ये कह दिया कि ये पुस्तक छपी ही नहीं है, नेता प्रतिपक्ष इसको साबित करें कि ये पुस्तक है, तो अगले दिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पुस्तक लेकर पहुंच गए संसद के अंदर और उन्होंने कहा कि ये पुस्तक मैं प्रधानमंत्री मोदी को दूंगा। अब भारत सरकार के लिए ये असहज स्थिति थी। भारत सरकार के दो कद्दावर मंत्री झूठ बोलते पकड़े गए थे और जब उस दिन राहुल ने संसद के बाहर वो किताब दिखाई तो सरकार के लिए असहज स्थिति थी और जो बातचीत से पता चला है इसीलिए उस दिन प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा नहीं पहुंचे। उस किताब का भय इतना ज्यादा था, लेकिन जब नहीं पहुंचे तो उसके लिए कवर फायर किया गया। कवर फायर किया लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने और कहा कि मुझे सूचना मिली थी कि प्रधानमंत्री मोदी पे हमला हो सकता है, इसलिए मैंने उनको न आने की सलाह दी। अब देखिए लोकसभा अध्यक्ष का झूठ कैसे खुलता है। प्रधानमंत्री मोदी राज्यसभा में जा रहे थे, हमला होना होगा तो राज्यसभा में भी हो जाएगा, लेकिन अब झूठ होता है ना कि बहुत बोल देते हैं फिर उसको कवर करना मुश्किल होता है। तो राज्यसभा में मोदी जी ने भाषण दिए, लेकिन मोदी जी के पूरे चेहरे का रंग गोरा हुआ था। राज्यसभा में ही संजय सिंह ने जब एप्स्टीन फाइल की बात उठा दी तो पूरा विपक्ष चुप था, लेकिन सत्ता पक्ष शोर मचाने में लग गया कि एप्स्टीन फाइल पे नाम नहीं आनी चाहिए। सरकार के लिए असहज स्थिति हो गई। अध्यक्ष उसको दबाते हुए दिखे। अभी एक एप्स्टीन फाइल की चर्चा हो रही है पूरी दुनिया में, उसके बारे में भारत के प्रधानमंत्री को आरोपित किया गया, उसके बारे में सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए। तथ्य के कोई चीज को बोलना मैं कह रहा हूं स्पष्टीकरण देना चाहिए। आपके पास कोई तथ्य है तो आप सर अगर कोई मैं ये कह रहा हूं मान्यवर संसद है, इसमें अगर आपके पास कोई स्पष्टीकरण तो देना चाहिए। अगर कोई आरोप लग रहा है, हमारे देश का अपमान है मान्यवर। इनके बोलने के बाद मैं आपको समय देता हूं। आप कैसा काम करना चाहते हैं? खत्म होने से बाद देता हूं। और लोकसभा में वो इस किताब चूंकि आ चुकी थी तो पूरा सरकार का झूठ पकड़ में आया, इसलिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी को आगे किया गया। सोशल मीडिया में आप जानते हैं स्टॉकहोम सिंड्रोम के शिकार जो हिंदू हैं, वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मैंने ऐसे ऐसे बड़े लेखक को देखे हैं जिनका पूरा जीवन किसी पार्टी की चापलूसी में ही बीत रहा है। महिलाएं आक्रमण कर देती, मोदी जी नहीं आए, अच्छा हुआ। लोकसभा में यदि प्रधानमंत्री असुरक्षित हैं, फिर तो किस बिना पर आप दावा कर रहे हैं कि देश इनके हाथ में सुरक्षित है? जब प्रधानमंत्री को अपने ही जान की चिंता है, लोकसभा में आने से उनको डर लग रहा है, तो भारत की क्या रक्षा करेंगे? वो तो दिख गया अमेरिका के साथ ट्रेड डील में कि भारत की पूरी संप्रभुता को अमेरिका के कदमों में रख दिया है। वो दिख गया कितना देश को सुरक्षित कर रहे हैं। हिंदू उनके भरोसे बैठे हैं, मोदी है तो मुमकिन है मोदी जी हमको बचाएंगे। अरे वो खुद अपने आप को नहीं बचा पा रहे हैं, विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। मेरे ये लोग कब्र खोदना चाहते हैं। जब जेएनयू में और बीएचयू में अभी जो आपका संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, ब्राह्मणों के कब्र खोदने के नारे लग रहे थे, तब तो आप चुप थे। तब तो आपने नहीं कहा कि हमारे संसदीय क्षेत्र में ये जातिगत भेदभाव नहीं होना चाहिए। बीएचयू से हम पढ़े हैं, कभी ऐसा माहौल नहीं रहा। आपके कारण माहौल ऐसा हो गया कि ब्राह्मण तेरी कब्र खुदेगी। और अपना कब्र खोदने की बात, मतलब पूरा 12 साल मोदी जी ने सिर्फ एक काम किया है, अमेरिका की ये बॉस वाली नीति और विक्टिम कार्ड। मुझे गाली देते हैं, मेरी कब्र खोदते हैं, मुझे मारते हैं, मुझे पंजाब के मुख्यमंत्री से कह देना मैं बच कर आ गया हूं, लोकसभा में मुझ पर हमला होने वाला है, यही सब कह के विक्टिम कार्ड खेल के अभी तक भारत की जनता और खासकर सनातनी हिंदू मूर्ख बना हुआ है। लेकिन लोकसभा में स्थिति ऐसी खराब हुई कि वो नहीं आए। उसके बाद बाहर एक सवाल उछाला गया कि ये फर्जी किताब है, विपक्ष के जो नेता हैं वो फर्जी किताब लेकर आ गए हैं। ये सत्ता पक्ष के ट्रोलरों द्वारा
आईटी सेल द्वारा ये सवाल उछाला गया। उस पर जनरल नरवणे खुद आगे आए, उन्होंने कहा ये मेरी ही किताब है। अब सरकार के लिए और असहज स्थिति, वो वीडियो आपको अभी दिखाएंगे। जनरल नरवणे ने खुद कहा, अब देखिए इस वीडियो, कि ये मेरी किताब है, मैंने लिखी, मेरे पब्लिशर पेंगुइन और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बीच का मैटर है, और ये 24 में लिखी गई किताब पब्लिश होती। 2 साल से राजनाथ सिंह इसी कॉन्फिडेंस में तो बैठे थे कि हमने जब उनको सर्टिफिकेट ही नहीं दिया तो किताब कैसे छप जाएगी। ऐसा नहीं होता, किताब छप सकती है, और वो चाहे तो सुप्रीम कोर्ट में जाए तो आपकी और फजीयत हो जाएगी, वो सम्मान के कारण नहीं जा रहे। मैंने ज़रूर किताब लिखी है, और अभी किताब लिखने के बाद मैंने पब्लिशर्स को वो दी थी, जो कि पेंगुइन है, और उन्होंने वो मैन्युस्क्रिप्ट जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में भेजा है क्लियरेंस के लिए, और जैसे भी वो क्लियरेंस आ जाएगा एमओडी के तरफ से तो वो किताब फिर रिलीज़ हो जाएगी। छप तो गई है लेकिन उसका रिलीज़ बाकी है। अभी ये मामला जो है वो पब्लिशर और एमओडी के बीच में है। मैंने अपना काम कर दिया है, किताब लिख दी, बाकी जो होगा सो होगा। भारत के सेनाध्यक्ष से जब आपको भय लग रहा है तो चीन, पाकिस्तान, अमेरिका के नाम पर आप कैसे कांपते होंगे वो साफ दिख रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में कैसे ट्रंप सीज फायर की घोषणा पहले कर रहा है, वो आपको दिख रहा है कि आप लोग किस स्तर के आपकी हालत है। क्या एक जनरल नरवणे की किताब से जो ज्ञान से डर जाए, वो पूरी जो बिरादरी है वो फिर कहीं की नहीं रहती। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ज्ञान से ही डर गई। फिर कुछ यूट्यूबर्स उतरे, जनरल नरवणे की तुलना उन्होंने जगदीप धनखड़ से कर दी। अब इतनी बुद्धि नहीं है कि जिस सेना की वजह से राजनीति कर रहे हो, ऑपरेशन सिंदूर में अपने फोटो लगा रहे हो सेना की वर्दी में, पेट्रोल पंप पर, पुलवामा के नाम पर चुनाव जीते हो, पहलगांव के नाम पर चुनाव जीते हो, वो सेना पर हमला करने के लिए उतर आए हो। इससे बड़ा देशद्रोह कुछ नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी समर्थित जो यूट्यूबर्स हैं, सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं, ये खुलेआम गद्दारी और देशद्रोह को उतरे, और ये एक सेना प्रमुख पर सवाल उठा रहे हैं। मैंने उस दिन आपको इस किताब का कुछ अंश जो कारवां में छपा है वो पढ़ के बताया था। काफी लंबा हो गया था, 1 घंटा 1.5 घंटा का वीडियो है करीब, उससे ज्यादा, लेकिन लोगों ने उसको बहुत पसंद किया और लगातार उसमें कमेंट कर रहे थे कि बाकी हिस्सा आपने क्यों छोड़ दिया, वो भी पढ़ दीजिए। तो अब जब खुद जनरल नरवणे कह चुके हैं कि वो किताब मेरी ही है, तो उसके बाकी हिस्से को भी मैं आज पुस्तक रीडिंग की तरह आपको पढ़कर बताऊंगा कि क्यों भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार के तोते उड़े हुए हैं। सच खुल गया कि ये 56 इंच सिर्फ सोशल मीडिया और मीडिया के कारण है। चीन के आगे घुटने टेक दिए, अमेरिका के आगे घुटने टेक दिए, और पाकिस्तान से सीज फायर की घोषणा ट्रंप कर रहा है। बांग्लादेश में अमेरिका के आगे घुटने टेक दिए। ये घुटना टेकू सरकार है, और वही घुटना टेकू स्थिति जब डोकलाम में आया और जब नरवणे पूछते रहे कि क्या करना है, तो राजनाथ सिंह हो, डोवाल साहब हो, सबने कहा ऊपर से आदेश आया, यानी पीएम मोदी से, और पीएम मोदी 2 घंटे 2.5 घंटे खा गए ऐसी स्थिति में, और 500 मीटर पर चीन के पूरे टैंक पहुंच चुके हैं, और तब कहे जो करना है कर लो, यानी कोई डिसीजन नहीं लिया। ये अमेरिका के ट्रेड डील में भी दिख रहा है और ये सेना में भी दिख रहा है। तो बाकी आपको आज मैं बाकी हिस्सा जो है कारवां मैगजीन में छपा है वो आपको पढ़ के सुनाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं आपका संदीप देव और आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक डेली। नो लेफ्ट नो राइट, ओनली सनातनी वॉइस। आपके सामने अभी ये प्रोमो चलेगा, ये एआई कोर्स से संबंधित है, और इसका दूसरा बैच 19 फरवरी को आरंभ हो रहा है। और पहले बैच से जो 50 विद्यार्थी निकले हैं, उन्होंने कहा कि ये जीवन बदलने वाला अनुभव है। इस एआई कोर्स से आप स्किल्ड हो सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, घर बैठे पैसे कमा सकते हैं। यदि नौकरी में है तो अपनी क्षमता को और बढ़ाकर जो है आप अतिरिक्त काम के जरिए पैसे कमा सकते हैं। ये टोटली सनातन हिंदू धर्मियों को आर्थिक रूप से सशक्त करने का एक प्रोग्राम है। ये प्रोमो आपके बीच है, उसके बाद मैं लौटता हूं और आपसे बात करता हूं जनरल नरवणे के पुस्तक का जो बाकी हिस्सा कारवां में छपा है उसको लेकर।
क्या आप जानते हैं EI सीखने वाले लोग आज 10 गुना ज्यादा प्रोडक्टिव हैं? हमारे KGF बैच 1 के स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा सीखा और काफी सफलता से ChatGPT, क्लाउड इमेज जनरेशन, वर्कफ्लो ऑटोमेशन और 40 से भी ज्यादा AI टूल्स का प्रयोग अब करने लगे हैं। और अब आ रहा है बैच 2 19 फरवरी से। वही प्रूवन करिकुलम एक्सपर्ट गाइडेंस और हैंड्स ऑन प्रैक्टिस जो आपको AI एक्सपर्ट बनाएगी। लेकिन सुनिए, सीट्स बहुत लिमिटेड हैं और रजिस्ट्रेशन तेजी से भर रहे हैं। देर मत कीजिए, आज ही रजिस्टर करें। KGF पाठशाला AI की एक्साइटिंग दुनिया में आपका पहला कदम लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप सबसे एक अनुरोध होगा कि जो पिछला हिस्सा जिन्होंने नहीं देखा, लोग काफी तारीफ कर रहे हैं और लंबा है, वो आप जरूर देखिए। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, पहले नंबर पर ही है, आप उसको खोलकर देखिए। उसके आगे का हिस्सा अब मैं पढ़ने जा रहा हूं। मैगजीन है कारवां और उसने एक पूरी रिपोर्ट छापी है। भारत चीन सीमा पर पहले भी संकट आए, जैसे कि 2013 में डिप्सांग गतिरोध, 2014 में चुमार गतिरोध और 2017 में डोकलाम गतिरोध। वार्ता मुख्य रूप से राजनयिकों द्वारा संचालित की गई। सैन्य कमांडरों ने स्थानीय स्तर पर समन्वय किया, लेकिन बीजिंग और नई दिल्ली के अधिकारियों ने ही समाधान निकालने के लिए बातचीत की। 2020 का संकट इस पद्धति से बिल्कुल अलग था, ये सबसे अलग था। उस गर्मी में PLA के सुझाव पर, PLA यानी जो चाइना की सेना है, भारत ने एक नई व्यवस्था स्वीकार की। यानी चीन ने कहा और भारत ने स्वीकार किया। यानी भारत के सरकार की स्थिति आप देखते जाइए। वरिष्ठतम सैन्य कमांडर स्तर की वार्ता, जिसे आमतौर पर कोर कमांडर स्तर की बैठकों के रूप में जाना जाता है। भारतीय सेना के विपरीत PLA एक बहुत शक्तिशाली संस्था है। भारतीय सेना के विपरीत PLA बहुत शक्तिशाली है संस्था के रूप में चाइना की, जो चीनी विदेश मंत्रालय की तुलना में कहीं अधिक उच्च पदस्थ और शक्तिशाली। जैसा कि नरवणे ने अपने संस्मरण में बताया है, इससे जटिलताएं उत्पन्न हुई। अब आप देखिए कि पुराने फॉर्मूलों को छोड़कर नए की तरफ ये बढ़े, और उससे किसके कहने पर बढ़े? खुद से बढ़ते अच्छी बात है, ये बढ़े भारत के जो नेता हैं, भारत की जो सरकार है, उनके जो ब्यूरोक्रेट्स है, वो बढ़े चाइना सेना के कहने पर। और नरवणे कह रहे हैं इससे कई जटिलताएं उत्पन्न हो गई। तनाव बढ़ने के कई हफ्ते बाद ऐसी पहली बैठक 6 जून 2020 को चुशुल मोल्डो सीमा बिंदु पर हुई। भारत का प्रतिनिधित्व 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने किया, जबकि चीनी प्रतिनिधि दक्षिण सिंजियांग सैन्य क्षेत्र के मेजर जनरल लिऊ लिन ने किया। वार्ता लगभग 12 घंटे चली, जिसमें अनुवाद में देरी हुई, कई चाइना और अंग्रेजी और चाइना और हिंदी का मैटर था, और निजी परामर्श भी आपस में हुए। दोनों पक्ष PP14 और PP15 और PP17A पर पीछे हटने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमत हुए। ये PP14-15 क्या है, ये आपको पिछले वीडियो में बता दिया गया। सैद्धांतिक रूप से सहमत हुए और प्रक्रिया को बाद में निचले स्तर की बैठक के माध्यम से तय किया जाना था। नरवणे ने वार्ता प्रक्रिया में एक गंभीर खामी की ओर अपनी जो ये पुस्तक है संस्मरण, उसमें इशारा किया है। बैठक का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड या कार्यवृत्त नहीं था। बैठक तो 12 घंटे चली, लेकिन इसका आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं रखा। देखते जाइए सरकार, वे लिखते हैं जो निर्णय लिए गए वो केवल सैद्धांतिक समझौते थे, जिन्हें दोनों पक्षों के उचित स्तर पर पुष्टि की आवश्यकता थी। इस व्यवस्था में एक अंतर्निहित खामी यह थी कि दोनों पक्षों द्वारा कही और समझी गई बातें व्यक्तिगत धारणाओं के आधार पर भिन्न हो सकती थी। यानी हमने जो कहा, उनकी भाषा, उनकी धारणा के आधार पर वो अलग चीज समझ सकते थे चाइनीज, और उन्होंने जो कहा हम अपनी भाषा, अपनी धारणाओं के आधार पर अलग समझ सकते थे। दोनों की बातचीत का जो एक कागज तैयार होना चाहिए, वो नहीं किया गया। देख लीजिए आप, ये ब्यूरोक्रेट्स और ये सब जो सरकार के तंत्र हैं, वो कैसे काम करती हैं। और सैद्धांतिक रूप से सहमत बातों से पीछे हटने से बचाव का कोई तरीका नहीं था। इसके बाद में गंभीर परिणाम हुए, नरवणे लिखते हैं। वे आगे कहते हैं, जब पहली बार रिकॉर्ड देखने का मुद्दा उठाया गया तो विदेश मंत्रालय अनिच्छुक था। अब रिकॉर्ड जब रखा गया तो विदेश मंत्रालय जो है अपने जयशंकर जी के, वो अनिच्छुक था, वो रिकॉर्ड में कोई इंटरेस्ट नहीं था।
क्योंकि सीमा वार्ता उनके अधिकार क्षेत्र में आती थी। कार्य वित्त पर औपचारिक रूप से हस्ताक्षर 9वें दौर में जनवरी 2021 में ही हुए। तब तक उचित रिकॉर्ड के अभाव में आगे बढ़ना मुश्किल था, यानी रिकॉर्ड भी नहीं रखा जा रहा था और आगे चीजें यथास्थिति थी और जो विदेश मंत्रालय उसको देखना ही नहीं चाहता था, उसको आगे ले जाना ही नहीं चाहता। स्थिति ऐसी बन गई। गलवान संघर्ष के ठीक एक सप्ताह बाद, गलवान संघर्ष पूरा आपको पिछले वीडियो में किताब से बताया है, उतना डिटेल आपको कहीं नहीं है जो नरवणे जी की किताब में, क्योंकि वो सेना प्रमुख थे। कैसे हुआ वो पिछले वीडियो में मैंने पढ़ के आपको उनकी किताब को ही पढ़ा है, जो लेख छपा है कारवां में उनकी किताब से, तो आप जरूर उसको देखिए कि गलवान संघर्ष क्या था। तो गलवान संघर्ष के ठीक एक सप्ताह बाद 22 जून 2020 को आयोजित दूसरे दौर की बैठक ने मतभेदों की गहराई को उजागर कर दिया। मतभेद फिर से उभरे। पीएलए ने आंशिक रूप से सैनिकों की वापसी पर जोर दिया कि ठीक है सैनिकों की वापसी होगी, जबकि भारत ने अप्रैल 2020 की यथास्थिति पर लौटने का समर्थन किया। कि भारत ने कहा कि हम अप्रैल 2020 की यथास्थिति पर वापस लौटे, हम दोनों ज्यादा अच्छा होगा। और पीएलए ने आंशिक रूप से सैनिक वापसी पर, यानी पूरी तरह से चाइना अपने सैनिक हटाने को तैयार नहीं हुआ, थोड़ा हटने को तैयार हुआ। नई दिल्ली ने प्रत्येक सैन्य दौरे से पहले या बाद में परामर्श और समन्वय कार्य तंत्र के तहत भारतीय और चीनी राजनयिकों की बैठकें आयोजित करने पर बल दिया। ठीक है, नरवणे बताते हैं, इससे हमें अपने दृष्टिकोण को अधिक औपचारिक और संस्थागत तरीके से प्रस्तुत करने में मदद मिलेगी। साथ ही WMCC यानी समन्वय कार्यतंत्र बैठकों का रिकॉर्ड में दर्ज होने का अतिरिक्त लाभ भी मिलेगा। बाद में इस स्थिति में उलटफेर हो गया और चीन ने तनाव कम करने पर विचार करने से भी इनकार कर दिया। कैसे भारत की सरकार, मोदी जी खुद करे कोई आया नहीं कोई गया नहीं, कैसे चीन, जैसे आज ट्रंप भारत की सरकार से खेल रही है कि चलो मेरा 0% रहेगा, मेरे सामान पे 0% टैक्स होगा, तुम्हारे पर हम 18% लगाएंगे, और ये माला पहन रहे हैं संसद में। वही हालत चीन के राष्ट्रपति को झूला झुलाया। तो नरवणे क्या लिख रहे हैं कि चीन ने तनाव कम करने पर विचार करने से भी इनकार कर दिया। भारत की पूरी विदेश नीति को, भारत की पूरी गरिमा और संप्रभुता को गड्ढे में डाल रख दिया इस सरकार, समझिए, जो कि आज भी कायम है कि चीन तनाव करने के पर कोई विचार नहीं करेगा। यानी मोदी सरकार झूठ बोल रही है, ये साफ स्पष्ट होता है। चीन ने तनाव कम करने पर विचार करने से इनकार कर दिया और वह आज भी इसी रुख पर कायम है। सैनिकों को अलग करना, बफर जोन बनाना और तत्काल टकराव को खत्म करना जैसे स्थानीय और रणनीतिक कदम है, जबकि तनाव कम करने का मतलब है सैन्य बलों और भारी हथियारों को सक्रिय स्थिति से हटाकर लामबंदी के खतरे को कम करना। तो चीन सैन्य बल और भारी हथियार हटाने को तैयार नहीं है, बॉर्डर पे है, नरवणे जी कह रहे हैं। न कि सिर्फ एक या दो टकराव स्थलों पर, एक दो टकराव स्थल से हटाना नहीं है कि अच्छा थोड़ा पीछे हट गए, यहां से डोकलाम से हट गए, वहां हम बैठ गए, पूरे उस पर अपने सेना को पीछे लेना, अपने सैन्य जो है सैन्य बल भारी हथियार उसको पीछे लेना, उस पर चीन राजी नहीं है। मोदी जी का झूठ खुल रहा है नरवणे की पुस्तक से, इसीलिए नरवणे की पुस्तक पर अमित शाह गृह मंत्री, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री झूठ बोल रहे हैं कि ये किताब नहीं है, और 2 साल से इस किताब को क्लियरेंस नहीं दे रहे हैं। पब्लिशर छाप चुका है और वही छापी हुई कॉपी राहुल गांधी सदन में ले आए थे, जिसके भय से मोदी जी लोकसभा में नहीं गए और जिसको कवर फायर ओम बिरला ने दिया कि मोदी जी पर हमला हो सकता था। समझ गए आप, ये स्थिति है, भेद खुल रहा है। नरवणे लिखते हैं, दोनों पक्षों ने अपने अपने दृष्टिकोण के आधार पर प्रस्ताव तैयार किए, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ खास बदलाव नहीं हुआ। वो आगे बताते हैं कि पीएलए ने साथ ही साथ अपनी स्थिति में सुधार करना, आश्रय स्थल और फील्ड डिफेंस बनाना जारी रखा, जो उसके दीर्घकालिक इरादे का स्पष्ट संकेत है। यानी वह फील्ड डिफेंस बना ही रहा है सीमा पर, भारत सरकार उसको नहीं रोक पाई। दूसरे दौर की बातचीत में एक और अहम मुद्दा सामने आया, सैनिकों की वापसी के लिए संदर्भ बिंदु क्या हो। भारत और चीन के बीच LAC जो स्थानीय नियंत्रण रेखा के स्थान को लेकर लंबे समय से मतभेद रहे हैं। कम से कम 1 दर्जन क्षेत्रों में
महत्वपूर्ण अंतर है, ये मतभेद बने हुए दोनों के बीच, क्योंकि दोनों पक्ष मोटे तौर पर पीछे हटने पर सहमत थे। इसलिए सवाल यह था कि कहां से पीछे हटना है। यह चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण था, क्योंकि इससे जमीनी स्तर पर नियंत्रण की सीमा तय होती और यह भविष्य में किसी भी सीमा समझौते के लिए एक मानदंड बन सकता था, एक पैरामीटर बन जाता। भविष्य की सीमा वार्ताओं पर इसका प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण पड़ता और नरवणे के खुलासे के महत्व को रेखांकित करता है। नरवणे और सैन्य अभियान के महानिदेशकों ने एक नई रणनीति अपनाई। 2 संदर्भ बिंदु प्रत्येक पक्ष के लिए एक, जहां दोनों सेनाएं अपनी अपनी स्थिति से समान दूरी पर पीछे हटेंगी। ठीक है, सीमा को अस्थायी रूप से परिभाषित करने वाली एक ही रेखा पर लड़ने के बजाय प्रत्येक पक्ष अपने अपने संदर्भ बिंदु का उपयोग करेगा और उससे समान दूरी पर पीछे हटेगा। ये नरवणे ने बनाया। CFC द्वारा अनुमोदित इस दृष्टिकोण ने एक विवादित रेखा को तय करने से तो बचा लिया, लेकिन इसकी एक अनकही कीमत भी चुकानी पड़ी। सबसे पहले भारत ने LAC पर चीन के दावों को पहली बार स्वीकार किया। ध्यान दीजिए, वाजपेयी जी ने पहली बार चीन के समक्ष घुटने टेके और तिब्बत पर चीन के दावे को स्वीकार किया। ध्यान दीजिए, तिब्बत पर जो 1950 में हमला किया चीन ने, उसको भारत की किसी सरकार ने मान्यता नहीं दिया, वाजपेयी ने मान्यता दिया था। और अब आप यहां सुन लीजिए कि ये क्या है कि भारत ने LAC पर चीन के दावों को पहली बार स्वीकार किया। LAC पर भी चीन के दावे को मोदी सरकार ने स्वीकार किया। तो अब आप कैसे इनको देशभक्त और राष्ट्रवादी सरकार कहते हैं, अब आप तय कर लीजिए, पैमाने तय कर लीजिए, जिसमें उसके दावे को संदर्भ बिंदु के रूप में शामिल किया गया। वो जो दावा कर रहा था उसको संदर्भ बिंदु के रूप में शामिल किया गया। दूसरा, इसके द्वारा बनाए गए बफर जोन का मतलब था कि भारतीय गश्ती दल अब उस क्षेत्रों में प्रवेश नहीं करेगी जहां वे मई 2020 से पहले नियमित रूप से गश्त करते थे। और ये जो निर्णय था, ये जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा समिति है, सेना है, ब्यूरोक्रेट्स है, ये सब मिलकर ले रहे, सरकार की सभा की तस्वीर। तो बफर जोन का मतलब भारतीय गश्ती दल अब उन क्षेत्रों में प्रवेश नहीं करेंगे जहां वह मई 2020 से पहले नियमित गश्त करते हैं। यानी मोदी जी का दावा फिर झूठा हुआ। यह लाइन मान लिया गया कि 2020 से पहले जो हम गश्त करते तो वहां नहीं करेंगे, यानी मोदी जी कर रहे थे, कोई आया नहीं हमारे क्षेत्र में, फिर झूठा हुआ। ये तो कागज से झूठा नरवणे ने अपनी किताब में साबित कर दिया। तो कैसे नरवणे की किताब को ये लाने देंगे, सोचिए। यह गलवान मॉडल बन गया, जिसे अन्य निरस्त्रीकरण प्रस्तावों में भी अपनाया गया। गलवान विवाद के बाद से चीन का यह मॉडल बन गया। LAC पे भारत ने उसकी बात मान ली। अब आप ध्यान से इसको समझ लीजिए। चीन के दावों को पहली बार स्वीकार किया गया और कहा गया कि भारतीय गश्ती दल वहां प्रवेश नहीं करेंगे जहां 2020 से पहले नियमित गश्त करते थे। यानी भारत ने अपना जमीन छोड़ा। नरवणे ने एक पुस्तक से स्पष्ट किया। नरवणे लिखते हैं कि 30 जून को तीसरे दौर की बातचीत के दौरान PLA भी सहमत प्रतीत हुई। उसने दोनों पक्षों के अपने अपने संदर्भ बिंदुओं से 5 किलोमीटर पीछे हटने पर सहमति जताई। बीच का क्षेत्र 15 जून की झड़प का स्थल बफर जोन बनाया जाना था, जहां दोनों सेनाओं का प्रवेश वर्जित था। दिसंबर 2024 में संसद में बोलते हुए जयशंकर ने बफर जोन शब्द का प्रयोग करने से बचने के लिए जटिल विवरण का इस्तेमाल किया। अब आपको संसद में कैसे झूठ बोल के धोखा देते हैं, वो भी क्लियर हो गया कि बफर जोन बनाया जाना था 15 जून की झड़प स्थल को, जहां झड़प हो बफर जोन है। लेकिन अब मोदी जी बोल गए कि कोई आया नहीं। तो चीन ने इसका, पिछले वीडियो में बताया हूं, चीन ने इसका इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया कि भारत के प्रधानमंत्री ही कहते कि हम उनके इलाके में नहीं गए, हम तो अपने इलाके में हैं। तो भारत की पोजीशन कमजोर पड़ गई। और जब भारत को जब पता चला कि कमजोर हो गई, तो बाद में मोदी के बयान को वापस लेने का प्रयास किया गया, वापस लिया गया। लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन की मार्केटिंग कर चुका था कि भारत के प्रधानमंत्री ही कह रहे हैं कि भाई हम तो उनके इलाके में गए नहीं। अब जब हो गया तो अब भारत के प्रधानमंत्री के झूठ को जस्टिफाई करना है, तो उनका विदेश मंत्री खड़ा हुआ संसद के अंदर। तो उसने बफर जोन शब्द का उपयोग करने की जगह अपनी ब्यूरोक्रेटिक अंग्रेजी में कुछ बोल दिया, एक जटिल विवरण प्रस्तुत किया। एक ऐसा वाक्यांश जिनका प्रयोग करने में नरवणे को, मतलब ऐसा वाक्य कि भाई सेना तुम भी इसका प्रयोग कर लेना, ठीक है। तो बफर जोन से हटा के एक नया शब्द गढ़ दिया और सेना को कहा आप यही शब्द का उपयोग करो। तो नरवणे को कोई आपत्ति नहीं थी कि ठीक है भाई, सरकार जो डिसीजन ले रही है
जयशंकर ने कहा 2020 में जिन कुछ अन्य स्थानों पर झड़प हुई थी वहां स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर अस्थायी और सीमित प्रकृति के कदम उठाए गए थे ताकि आगे की झड़प की संभावना को समाप्त किया जा सके। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह दोनों पक्षों पर लागू होता है, लेकिन नई दिल्ली के लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि एक बार जब उनके सैनिक इन क्षेत्रों में गश्त करना बंद कर देते हैं तो उस पर नियंत्रण खो देता है। ये बात जयशंकर बचा गए। उन्होंने कहा कि भाई अस्थायी और सीमित प्रकृति के कदम, अस्थायी कदम हमने उठाए हैं, स्थायी नहीं है, लेकिन भारत गश्ती जहां जो जून से पहले कर रहा था वो जगह खो चुका है। और जयशंकर कहना ये तो अस्थायी कदम है, लेकिन भारत जहां गश्ती खो चुका है अब वो वहां भारत पहुंच ही नहीं सकता, वो अपना नियंत्रण वहां से खो चुका है, यानी फिर झूठ बोला गया। अस्थायी कहा गया, लेकिन भारत ने तो उस जमीन से अपना नियंत्रण ही खो दिया। आप समझ रहे हो कैसे झूठ बोला जाता है? अभी खुलेआम नरवणे जी की पुस्तक में राजनाथ सिंह और अमित शाह झूठ बोल रहे हैं, आप देख चुके हो। खुलेआम झूठ बोला जा रहा है इस सरकार, मतलब इतना झूठ बोलने वाली सरकार हमने तो इतिहास में नहीं देखी। हॉटलाइन के माध्यम से पुष्टि होने के बाद गलवान में सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ी। 2 दिनों के भीतर पीएलए ने अपने तंबू हटा दिए और इलाका खाली कर दिया। 2 तंबू वाली कहानी आपको पिछले वीडियो में बताया। तो पीएलए ने अपने तंबू हटाए और इलाका खाली कर दिया, लेकिन चीन ने पैंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर चर्चा करने से इनकार कर दिया। अब वो नया पैतरा कि भाई ये हमारा है, हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे। जब तक कि 14 जुलाई 2020 को SMHCL वार्ता के चौथे दौर में यह मुद्दा नहीं उठा, तब तक वो इनकार करता रहा। नरवणे याद करते हैं कि भारतीय प्रतिनिधियों ने आपसी सहमति से तय की गई दूरी तक कर्मियों, हथियारों और उपकरणों की चरणबद्ध वापसी, साथ ही क्षेत्र में दोनों पक्षों की कुल सेनाओं को कम करने के लिए तनाव करने की मांग की थी। पीएलए ने भू आकृति में काफी बदलाव कर दिए और रहने और प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए बड़ी संख्या में बिल्डिंग, मकान बनाए, आश्रय स्थल बनाए, पूरा बदल दिया पीएलए ने, जिसमें फिंगर 6 के आसपास चीन का एक रूपरेखा मानचित्र भी शामिल था, जो इतना बड़ा था कि उसे हवाई दृष्टि से देखा जा सकता था। वहां इतना बड़ा निर्माण कर लिया कि हवाई जहाज से आप देख सकते हैं। चीन ने पूरा जो है आपको सीमा रेखा पर बदलाव कर दिया। उन्होंने झील में गश्त के लिए इस्तेमाल की जाने वाली अपनी नौकाओं को फिंगर 8 से फिंगर 5 तक आगे बढ़ा दिया था और तैरते हुए घाट बनाए थे। घाट वाट सब बना लिया उन्होंने, ठीक है। हमने इस रुख को दोहराया। अप्रैल 2020 की यथास्थिति पर लौटना ही एकमात्र रास्ता है। नरवणे लिखते हैं कि पीएलए ने हमारी सैन्य तैनाती पर एक बार फिर चिंता व्यक्त की और 5 सिफारिशें की, जिसमें शामिल है अलग अलग क्षेत्रों में तनाव कम करना, न कि सैनिकों को पीछे हटाना। फिर पीएलए यानी चीन बदला। आपसी सामान्य सुरक्षा के आधार पर तनाव कम करना, जो हमारा रुख था। एलएसी दावों का सम्मान करना, सैनिकों की नई तैनाती रोकना और संचार के अच्छे माध्यम बनाए रखना। 5वें और 6ठे दौर के दौरान स्थिति और भी सख्त हो गई। भारत ने पूर्ण रूप से पीछे हटने और यथास्थिति बनाए रखने पर जोर दिया। चीन ने भारत के सैन्य निर्माण पर आपत्ति जताते हुए तमाम तनाव कम करने पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। 21 सितंबर को 6ठे दौर में भारत ने पीएलए के राजनीतिक कमिश्नर की तरह अपने प्रतिनिधिमंडल में विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी को शामिल करना शुरू किया। अब सेना ने विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी को भी शामिल करना शुरू किया, क्योंकि पीएलए शामिल करता था। नरवणे बताते हैं कि यह आवश्यक था क्योंकि कोर कमांडर को अधिकांश मुद्दों पर दोबारा विचार करना पड़ता था, क्योंकि पूर्वी लद्दाख के संबंध में मामूली रियायतों पर सहमत होने से सीमा मुद्दे के समग्र समाधान पर दूरगामी परिणाम हो सकते थे। उत्तरी कमान इसके लिए उत्सुक नहीं थी, लेकिन पूर्वी एशिया के संयुक्त सचिव भारतीय प्रतिनिधिमंडल का अभिन्न अंग बन गए। इस समय तक कैलाश पर्वतमाला पर भारत को सामरिक बढ़त मिल चुकी थी। 6ठे दौर की वार्ता से पहले हुई सीएजी की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि आंशिक रूप से पीछे हटने का तो सवाल ही नहीं उठता। 6ठे दौर की वार्ता में निर्णय हुआ कि हम आंशिक रूप से पीछे नहीं हटेंगे, कैलाश पे हमारा सामरिक बढ़त है। नरवणे लिखते हैं, वो आगे कहते हैं कि इस बिंदु पर पीएलए की वार्ता की स्थिति में नाटकीय बदलाव आया। उन्होंने अपना रुख बदल लिया और अब सामरिक बढ़त हमारे पक्ष में होने के कारण पीछे हटने की आवश्यकता पर जोर देने लगे। जो पहले वो पीछे नहीं हटना चाहते थे, लेकिन कैलाश रेंज पर जब भारतीय सैनिकों ने सामरिक बढ़त हासिल ले लिया तो अब चीनी सैनिक कहने लगे अब हम पीछे हटते हैं, अब हम दोनों पीछे हट जाते हैं, आप भी हटिए हम भी हटते हैं। पहले वो इसके लिए तैयार नहीं थे। तो जब आप शक्ति का प्रयोग हुआ
हमारी सेना ने किया, तब वो इस पे सहमत हुए। ठीक है, यह एक महत्वपूर्ण संतुलन था। विदेश मंत्रालय के अधिकारी ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि वे विभिन्न बैठकों में हुई बातों का सटीक विवरण देते थे विदेश और रक्षा मंत्रियों के बीच, और इस प्रकार चीन को अपनी प्रतिबद्धताओं से मुकरने का कोई मौका नहीं देते थे। तो जो विदेश मंत्रालय का अधिकारी उसमें शामिल था, उसने बहुत सूझबूझ के साथ उसकी तारीफ बनती कि उसने ये काम किया, सटीकता के साथ बात करता था वो, और विभिन्न विदेश और रक्षा मंत्रियों के बीच की बात को सटीक विवरण देता था। तो ये जब चाइना अपने बैठक में, चाइना के सैनिक बैठक में जब अपने राजनेता को शामिल करने लगे, मंत्री को, कमिश्नर को शामिल करने लगे, तब भारत को भी बुद्धि आई, तो उन्होंने भी अपना एक अधिकारी उस बैठक में शामिल किया, और जिसके कुछ बात आगे बढ़ी, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला, क्योंकि पीएलए पहले कैलाश पर्वतमाला से कहती थी कि भारतीय सैनिक पीछे हटे, जबकि भारतीय प्रतिनिधि मंडल का तर्क था कि पहले पुराने मुद्दों का समाधान ढूंढ लिया, वो समाधान ढूंढो, हम हट जाएंगे। वो कहता नहीं, पहले तुम कैलाश पर्वतमाला से हटो। नरवणे लिखते हैं कि इसका मतलब यह था कि सैनिकों की वापसी उत्तरी तटबंध, दक्षिणी तटबंध, कैलाश पर्वतमाला के क्रम में होगी। दोनों पक्षों ने सैनिकों की वापसी के लिए समयबद्ध रोड मैप की आवश्यकता को स्वीकार किया, हालांकि क्रम और दायरे को लेकर मतभेद बने रहे। 7वें दौर की बातचीत 12 और 13 अक्टूबर को हुई, जिसमें चीनी प्रतिनिधि मंडल में समुद्री एवं सीमा मामलों के मंत्रालय का एक प्रतिनिधि भी शामिल था। नरवणे याद करते हैं कि पीएलए ने दक्षिणी तट और कैलाश पर्वतमाला से शुरुआत करने का प्रस्ताव रखा, जहां भारत को बढ़त हासिल थी कि पहले आप वहां से निकलिए, भारत को बढ़त हासिल थी वहां पर। यह प्रस्ताव 2 कारणों से हमारे लिए पूरी तरह अस्वीकार्य था। पहला, इसकी शुरुआत दक्षिणी तट से हुई, जैसा कि हमने अनुमान लगाया था, और दूसरा, उत्तरी तट पर उनके द्वारा सुझाया गया पीछे हटना न केवल आंशिक था, बल्कि उनके पक्ष में बहुत अधिक झुका हुआ था, इसलिए हमने नहीं माना। भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने आकलन किया कि हमारे पास एकमात्र लाभ कैलाश पर्वतमाला ही था, और एक बार इसे छोड़ देने पर पीएलए कोई ना कोई बहाना ढूंढकर उत्तरी तट के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं से मुकर जाएगा। इसके बजाय भारत ने उत्तरी तट के से पीछे हटने की शुरुआत करने का प्रस्ताव रखा, और सद्भावना के तौर पर कैलाश पर्वतमाला पर सांकेतिक रूप से पीछे हटने की पेशकश की। प्रस्तावना, सद्भावना भारत दिखाने लगा कि ठीक, हम सांकेतिक रूप से थोड़ा पीछे हट जाएंगे। ठीक है, नरवणे याद करते हैं कि इस प्रस्ताव ने उन्हें स्तब्ध कर दिया, और परिणाम न निकलने के बावजूद इसका मतलब प्रगति थी, क्योंकि कम से कम स्थिति स्पष्ट हो गई थी और भविष्य की बातचीत और मतभेदों को कम करने के लिए एक शुरुआती बिंदु मिल गया था। भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने गलवान मॉडल की वकालत की, जिसने 6 जुलाई से उस क्षेत्र को तनाव मुक्त जिसने रखा था। 8वें दौर की बातचीत में 6 नवंबर को फिर से कोई सफलता नहीं मिली, लेकिन पीछे हटने की दिशा में एक रोड मैप के विशिष्ट बिंदुओं पर चर्चा हुई। चीनी पक्ष भू आकृतियों की बहाली को पीछे हटने की प्रक्रिया से अलग रखना चाहता था, जिसे भारतीय पक्ष ने अस्वीकार किया। नरवणे बताते हैं, यदि बुनियादी ढांचा बना रहता तो खाली किए गए क्षेत्रों पर फिर से कब्जा करना और भी आसान हो जाता। 9वें दौर की बातचीत में 24 जनवरी 21 को पीएलए फिंगर 8 से आगे हटने और भू आकृतियों की बहाली पर सहमत हो गया। यह एक अप्रत्याशित सफलता थी। पहली बार औपचारिक हस्ताक्षर किए गए, यानी 24 जनवरी 2001 को पीएलए फिंगर 8 से हटने को सहमत हुआ, और पहली बार इस पूरे वार्ता में औपचारिक हस्ताक्षर किए गए। 27 जनवरी को सीएसटी द्वारा समझौते को स्वीकार करने का निर्णय इस शर्त के साथ था कि यह पूर्ण रूप से पीछे हटने की दिशा में केवल एक प्रारंभिक कदम है, राजनीतिक होने के साथ साथ सैनिक कदम भी था। नरवणे लिखते हैं कि यद्यपि कई मुद्दे अनसुलझे रहे, कैलाश पर्वतमाला पर भारत के कब्जे के माध्यम से उसका प्रभाव इतना मजबूत नहीं था कि पूर्ण समाधान के लिए दबाव बनाया जा सके। एक ऐसा प्रस्ताव जिस पर तब से बहस जारी है, यानी कैलाश पर्वतमाला पर जो हमारा कब्जा था वो तो उनके लिए असहज था ही, चीन के लिए, लेकिन वो इतना मजबूत नहीं था कि पूरे समाधान को निकाल सके, और आंशिक रूप से हटने का निर्णय ले ही लिया था। इसके अलावा झील के उत्तरी किनारे पर चीनी संरचना की तस्वीर मोदी सरकार के लिए राजनीतिक रूप से शर्मनाक साबित हुई थी, क्योंकि झील के उत्तरी किनारे पे चीन ने अपने निर्माण किए, वो सैटेलाइट तस्वीर आ गई और मोदी जी को उस दावे को झूठा साबित कर दिया कि कोई आया नहीं।
नरवणे का सुझाव है कि विकल्प यह था कि शेष भाग पर सौदेबाजी करते हुए सब कुछ खोने का जोखिम उठाने के बजाय दिखाई देने वाले 80% हिस्से को सुरक्षित कर लिया जाए, कि पहले बाकी हिस्सों को हम सुरक्षित करें। ऐसे में ये सैन्य गणनाएं नहीं बल्कि कूटनीतिक और राजनीतिक गणनाएं थी, जिन पर सेना प्रमुख को कभी विचार नहीं करना चाहिए था। ये विचार तो सरकार ही करती। 10 से 19 फरवरी 2021 के बीच व्यवस्थित तरीके से सैनिकों को पीछे हटाने की प्रक्रिया आगे बढ़ी और इसका प्रसारण विश्व स्तर पर किया गया। हालांकि जो सामने आया वह पिछली गतिरोधों की तरह यथास्थिति की बहाली नहीं थी, बल्कि अलगाव का एक नया भौगोलिक क्षेत्र था, बफर जोन, जिन्हें कभी भी सार्वजनिक रूप से बफर जोन के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। यानी गतिरोध की जो है वो एक अलगाव का नया भौगोलिक क्षेत्र था, जो बफर जोन था, जहां पहले भारत, जहां झड़प हुई थी गलवान में, उससे भारत को हटना पड़ा पीछे, वो भी हटे, बफर जोन बना दिया, जो उसको सरकार संसद में नहीं स्वीकार कर रही थी, वह जो है सार्वजनिक रूप से उसको स्वीकार नहीं किया गया। ने उन क्षेत्रों में भारतीय गश्ती दल को प्रतिबंधित कर दिया जहां मई 2020 से पहले वो पहुंच सकते थे। मई 2020 से पहले भारतीय गश्ती दल वहां तक जाते थे, लेकिन गलवान संघर्ष के बाद भारत ने वो जमीन खो दिया। अब वो बफर जोन बन गया जहां चीन और भारत दोनों नहीं जा सकते। खोया किसने? भारत ने, क्योंकि भारत वहां मई 2020 से पहले जाता था, उसके सैनिक जाते थे। अब जब हमने अपनी जमीन खोए, इस बात को संसद में जयशंकर ने घुमा फिरा के कहा, बफर जोन ने नहीं कहा, और भारत की जनता को अंधेरे में रखा। ये स्पष्ट हुआ, ठीक है। रक्षा मंत्री ने संसद को पैंगोंग में सैनिकों को पीछे हटाने की प्रक्रिया के बारे में सूचित किया, तो उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया, यह दोहरे संदर्भ बिंदुओं पर आधारित थी। रक्षा मंत्री ने भी भारत की जनता को धोखे में रखा। वो नहीं बताया कि भाई मई 2020 से पहले जहां हम गश्ती करते थे, अब वो हम नहीं करते, वो बफर जोन है, अब वो हमारे हाथ से चला गया, अब वो बफर जोन बन गया। मोदी सरकार ने पारदर्शिता के बजाय चुप्पी साध ली, जो उनका तरीका है। वो लोगों को, जनता को बताने को तैयार नहीं, और जो बोलते थे उनको देशद्रोही कहते थे, जबकि देशद्रोही ये खुद ही सरकार साबित हो रही है, देखा जाए। जिससे सैनिकों को पीछे हटाने की प्रक्रिया को एक सफलता के रूप में मनाया गया, जबकि उसकी रियायतें जनता की नजरों से छुपा ली गई। तो मोदी सरकार ने फिर से यहां मार्केटिंग गिमिक किया, जैसे अभी अमेरिका के साथ झुके हुए समझौते में, जिसमें अमेरिका की वस्तुओं पर 0 लगेगा और हमारी वस्तुओं पर 18 लगेगा, झुके हुए समझौते में मार्केटिंग गिमिक से माला पहन के वंदे मातरम, भारत माता की जय संसद के अंदर लगा के लोगों को जैसे ठग लिया, वही काम किया। उसने चुप्पी बनाए रखी, सैनिक पीछे हट रहे हैं दोनों से, उस पर बड़े तामझाम से इवेंट किए गए, पर जनता को यह नहीं बताया गया कि मई 2020 से पहले का जो जमीन हमारा था वो हम खो चुके। ये झूठ फिर से जनता से सच छुपाया गया, झूठ बोला गया। नरवणे के विवरण से भारतीय रियायतों का खुलासा होता है। बनाए गए बफर जोन शांति के प्रतीक नहीं बल्कि सुनियोजित अलगाव के प्रतीक थे। वह जो बफर जोन है वो दोनों शांति का नहीं, वो भारत से वो हिस्सा टूट गया, अलग हो गया, साफ साफ। नरवणे यही लिख रहे हैं, इसीलिए तो 2 साल से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसको पब्लिश ही नहीं होने दे रहा, जबकि भारत ने स्वीकार किया था कि एलएसी पर चीन के दावे उसके अपने दावे जितने ही वैध हैं। यह समाधान भारतीय सेना की आवश्यकताओं की बजाय राजनीतिक मजबूरियों से उपजा था। यानी राजनीतिक मजबूरी में भारत की सरकार अपनी जो है इस तरह से चीन के आगे घुटने टेके। सीमा विवाद के पूर्ण समाधान का इंतजार जारी है, अभी भी नहीं हुआ है। जनवरी 26 में अपने वार्षिक प्रेस सम्मेलन में तनाव कम करने के बारे में एक प्रश्न के उत्तर में वर्तमान भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने खुलासा किया कि सरकार ने विशेषज्ञ समूह और कार्य समूह गठित किए हैं और भारतीय सेना उनकी चर्चाओं के परिणाम की प्रतीक्षा कर रही है। अब जो नए सेना प्रमुख है वो भी ये बात बता रहे हैं कि भारतीय सरकार ने एक विशेषज्ञ समूह बनाई है, कार्य समूह तो गठित किया, पर वो कब चर्चा करेगी, भारतीय सेना इसकी प्रतीक्षा ही कर रही है। लीजिए, अब तो नए सेना प्रमुख ने कह दिया। उन्होंने कहा कि एक बार जब ये समूह किसी विशेष तार्किक समन्वित समाधान पर पहुंच जाएंगे तो सेना उन्हें जमीनी स्तर पर लागू करना शुरू कर देगी। तो भारतीय सेना जो कह रही है कि सरकार की विशेष समूह ये बता देगी कि हमको यहां तक कहा है, तो भारतीय सेना वो ले लेगी। लेकिन पहले आप बताइए तो सही, आपने कार्य समूह गठित किए लेकिन उसकी कोई चर्चा, कोई बैठक का मिनट, क्या रिजल्ट रहा, वो कोई सेना को नहीं बताया गया। यानी टाल मटोल की नीति मोदी सरकार की।
ये नए सेना प्रमुख ने भी कह दिया। द्विवेदी ने कहा कि इस प्रक्रिया में कुछ समय लगेगा और हम प्रतीक्षा करने के लिए तैयार हैं। वो हम प्रतीक्षा ही कर रहे हैं, क्योंकि सरकार की जो विशेष समिति है, विशेष समूह है, उसकी क्या चर्चा हो रही है हम लोगों को नहीं बताया जा रहा है सेना को। अगस्त 2020 के संकट के बाद राजनीतिक हलकों में यह धारणा प्रचलित हो गई कि कैलाश पर्वतमाला पर भारत का कब्जा एक पूर्व नियोजित अभियान था। मई और जून में चीन द्वारा की गई घुसपैठ का करारा जवाब दिया गया। ये हम लोगों ने भी कहा, लोगों को तो वही पता चले जो अखबार में बताया गया, हम तो वहां गए नहीं। और अखबार और मीडिया अब हम उतना नहीं ध्यान देते उनको, अपनी तरफ से देखते हैं। अखबार और मीडिया वही छापती है जो सरकार कहती है, जो नहीं छापेगी तो नरवणे की किताब की तरफ बैन होगा। इस दृष्टिकोण से मोदी केवल पहल करने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे। 30 अगस्त को सेना का उपयोग करके बिना किसी तत्काल चीनी जो है वो पुनः लाभ चाहते थे, फिर से सेना का प्रयोग करके कुछ अपना मार्केटिंग गिमिक करने की तैयारी में थे। इस संस्करण को जोशी ने सबसे स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है। अपनी पुस्तक जोशी जी ने लिखा है हु केयर विंस ए सोल्जर्स मेमोइर में वो लिखते हैं, उचित योजना और तैयारी के बाद हमने कैलाश पर्वतमाला के R2 कॉम्प्लेक्स रेचिनला के क्षेत्र में पैंगोंग से के उत्तरी और दक्षिणी किनारे पर और उससे भी उत्तर में क्यूला और आनेला दर्रों के क्षेत्र में लिक्विड प्रोक्यो अभियान शुरू किया। जोशी, जो अब विदेश मंत्रालय के थिंक टैंक सेंटर फॉर कंटेम्परेरी चाइना स्टडीज के प्रमुख हैं, दावा करते हैं कि भारतीय सेना ने पीएलए को पूरी तरह से चौंका दिया, उन्हें बातचीत के मेज पर वापस लाया और उन्हें जल्दबाजी में पीछे हटने के लिए मजबूर किया, जो नरवणे के संस्करण से मेल नहीं खाते, क्योंकि जोशी जी रिटायरमेंट के बाद विदेश मंत्रालय के थिंक टैंक में सरकार ने उनको संपर्क किया। नरवणे का संस्करण जोशी जी के इस दावे का जोरदार खंडन करता है, क्योंकि जोशी जी तो अब सरकार के थिंक टैंक में आ गए हैं, तो जोशी जी वही बोलेंगे जो सरकार बोलेगी। यह अभियान पूर्व नियोजित नहीं था कैलाश पर्वतमाला वाला, बल्कि चीनी कार्रवाइयों की सीधी प्रतिक्रिया थी। जो चीन ने प्रतिक्रिया दी, कार्रवाई किया, उसकी प्रतिक्रिया में हमने कैलाश रेंज पर कब्जा किया। यह अंतर अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जोशी जी को सुनियोजित बताकर सरकार की पीठ थपथपाने का प्रयास कर रहे हैं। यदि यह पूर्व नियोजित लेन देन होता तो चीन के बजाय भारत ही हमलावर होता। तब तो और देखिए मोदी सरकार कि अगर पूर्व नियोजित है तो भारत को हमलावर माना जाता कि हमने हमला किया। भारत ने हमला किया नहीं, तो चीन ने किया, उसकी प्रतिक्रिया में भारत ने। तो जब कहते हैं ना कि चोरी के लिए भी पढ़ा लिखा दिमाग होना चाहिए, तो सरकार मूर्ख किसी तरह बनाना जनता को, तो पूर्व नियोजित का मतलब आप तो भारत के पोजीशंस को ही दांव पे लगा दिए। और जोशी जी से एक सेना प्रमुख से कहवा, एक सैन्य कमांडर से कहवा दिए ये बात। गोलीबारी शुरू करने के उनके दुविधापूर्ण निर्णय से इसका और भी प्रमाण मिलता है। यदि भारत ने अभियान की शुरुआत की होती तो शायद आगे बढ़ना उचित होता, लेकिन यदि भारत चीनी आक्रामकता का जवाब दे रहा था तो पहला रक्तपात करने पर का भार चीन पर ही होना चाहिए। तो यदि भारत उसकी प्रतिक्रिया में भारत ने किया जो नरवणे ने कहा, तो फिर रक्तपात का दोष चीन पे जाता है। लेकिन सरकार की थ्योरी पे जाए कि हमने पूर्व नियोजित किया, तो सारा दोष भारत सरकार पे आता है। ये आप सोचो कि किस तरह का इनका दिमाग है। केवल डुगडुगी इवेंट के लिए कोई आया नहीं, इनका पूरा उपयोग करके चीन ने भारत की गरिमा और भारत की जमीन ले ली है। केवल ये डुगडुगी, भारत की जनता को मूर्ख बनाकर वोट लेना, यही इनकी पूरी फिलॉसफी इवेंट मैनेजमेंट का पूरा काम है। यह अंतर इस बात को दर्शाता है कि भारत के रणनीतिक प्रतिष्ठान ने इस घटनाक्रम को किस तरह समझा। उन्हें किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई करके चीन को उकसाने का डर था। 2023 में जयशंकर ने एनआई से कहा, देखिए वो एक बड़ी अर्थ, अब देखिए खुद जयशंकर ने अपना भारत की गरिमा को कैसे रौंदा है। 2023 में जयशंकर ने एनआई से कहा, देखिए वो एक बड़ी अर्थव्यवस्था है, मैं क्या करूं, बेबस हूं मैं। क्या एक छोटी अर्थव्यवस्था होने के नाते मैं एक बड़ी अर्थव्यवस्था से लड़ाई मान ले लूं? भारत को छोटा घोषित करा दिया किसने? जयशंकर ने। और 1980 के दौर तक भारत और चीन एक जैसी अर्थव्यवस्था थी। इस बीच 12 साल इनके और 6 साल वाजपेयी का, 18 साल इनकी सरकार रही है। लेकिन भारत की मैं क्या करूं? देखिए जयशंकर क्या बोलते हैं 2023 में एनआई के इंटरव्यू में, देखिए वो एक बड़ी अर्थव्यवस्था है,
मैं क्या करूं? क्या एक छोटी अर्थव्यवस्था होने के नाते मैं एक बड़ी अर्थव्यवस्था से लड़ाई लूं? यह प्रतिक्रियावादी होने का सवाल नहीं, बहुत व्यवहारिक बात है। मैं उनसे नहीं, हम नहीं लड़ सकते। तो क्यों छाती पीटते हो 56-56? फिर नेहरू को क्यों दोष देते हो जब मुंह से स्वीकार कर रहे हो? ये स्थिति भारत की इन्होंने बनाई है। नरवणे आगे लिखते हैं कि इसका मीडिया में लीक होने लगा, और ये लीक कौन जो है कवरेज को लेकर मीडिया में बहुत सारी बातें लीक होने लगी। तो नरवणे याद करते हैं कि ऐसी जयशंकर बहुत चिंतित और परेशान होते थे कि मीडिया में बातें लीक हो रही है। नरवणे तो और भी ज्यादा चिंतित थे कि इससे सेना की वार्ता पे असर पड़ रहा है, और उन्होंने मंत्री को आश्वासन दिया कि लीक सेना की तरफ से नहीं हो रहा है। आप लोग बैठक में बहुत सारे लोगों को बुलाते हैं, वहां बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, तो उनकी तरफ से लीक हुआ होगा, सेना की तरफ से लीक नहीं हुआ है। और इस तरह से लीक की खबर भी, अपनी बातें लीक करा के भी काम चलाते थे। नरवणे लिखते हैं कि उन्होंने जनवरी 2021 की बैठक में दोहराया कि यदि लीक इतने हानिकारक थे तो एनएसए कार्यालय के पास लीक का पता लगाने के लिए सभी संसाधन मौजूद थे। जब ये लीक इतना बड़ा है तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोभाल साहब तो अपनी फिल्में बनवा लेते हैं, तो उनके पास सारे संसाधन मौजूद हैं। वो क्यों नहीं पता लगाते कि किसने लीक किया है? मीडिया को ये सब कौन लीक कर रहा है? वो आगे कहते हैं एनएसए ने इसकी जांच अवश्य की होगी, क्योंकि उसके बाद और कोई लीक नहीं हुई। तो एनएसए ने जरूर जांच की होगी, नरवणे लिखे हैं, और उनको पता चल गया होगा कि उन्हीं के लोग हैं जो लीक कर रहे हैं, और इसीलिए उसके बाद कोई लीक नहीं हुई। यानी नरवणे इनडायरेक्टली बता दे रहे हैं कि लीक भी कौन करवाता था, ये मीडिया में। ठीक है, यह बात प्रेस कवरेज के प्रबंधन में डोभाल की भूमिका या मीडिया के प्रबंधन के प्रति तत्परता को दर्शाती है या नहीं, इस पर अलग अलग राय है। लेकिन नरवणे की संस्मरण में हुए सनसनीखेज खुलासे पर लगभग पूरी तरह से चुप्पी को देखते हुए यही कहा जा रहा है कि इसमें सरकार असहज है, और इसीलिए वो इसको हवा नहीं देना चाहती। लेकिन राहुल गांधी ने इसे उजागर कर दिया है। चीन के साथ पहले की सीमा संकटों में भारत ने यथास्थिति बहाल करने पर जोर दिया था। इसमें किसी भी नए बुनियादी ढांचे को नष्ट करना, पुरानी सैन्य तैनाती पर लौटना और मौजूदा गश्ती अधिकारों का प्रयोग करना शामिल था। पूर्वी लद्दाख में इन सभी बातों को दरकिनार किया गया। यथास्थिति पर सख्ती से जोर न देने का एक अजीब औचित्य नरवणे के जयशंकर के साथ ही बातचीत में मिलता है, जिसमें उन्होंने लिखा कि जयशंकर ने शीघ्र समाधान का विरोध किया था। हमें शीघ्र समाधान नहीं करना है। ये कौन? ब्यूरोक्रेट्स से मंत्री बने जयशंकर कहा कि हमें शीघ्र समाधान नहीं करना चाहिए। देख लीजिए, जयशंकर ने सुझाव दिया कि वार्ता जितनी लंबी खींचेगी भारत के लिए उतना फायदा होगा। अपनाए गए रुख धीरे धीरे एक नई स्थिति में तब्दील हो जाएंगे। आज हमारी जमीन कब्जे में है, लेकिन वार्ता में जो डिले प्रक्रिया है, पता चल गया कि भारत कर रहा है। भारत का विदेश मंत्री कह रहा है कि वार्ता जितनी लंबी खींचेगी भारत के लिए बेहतर होगा। अपनाए गए रुख धीरे धीरे नई स्थिति में तब्दील हो जाएंगे। जो चीन ने अपनी भूमि और समुद्री सीमाओं पर अपनाई गई रणनीति के है, यानी धीरे धीरे जो चीन ने जैसे अपनी अन्य सीमा पर किया है, जैसे अभी कब्जा कर लिया, वो धीरे धीरे वही ओरिजिनल वही हो जाएंगे अगर वार्ता में डिले होता गया तो। और वार्ता को डिले करना चाहते हैं भारत के विदेश मंत्री। उन्होंने कहा कि भारत को न केवल सर्दियों के दौरान बल्कि जब तक आवश्यक हो, यहाँ तक कि वर्षों तक अग्रिम तैनाती बनाए रखने के लिए तैयार रहना चाहिए। बैठे रहिए वहां। उन्होंने 1987 के सुमदोरोंग चू संकट के लंबे समय तक चले समाधान का हवाला दिया। नरवणे बताते हैं कि इसी सोच ने भारत के दीर्घकालिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के निर्णय को सीधे तौर पर प्रभावित किया। यही प्रक्रिया जो डिले जिसके कारण भारत उस बॉर्डर पर अपना बुनियादी ढांचे का निर्माण नहीं कर पाया, क्योंकि भारत की सरकारों का यही रहा। पहले भी यही था कि डिले करो, अभी भी मोदी सरकार खुद जयशंकर कर रहे हैं डिले करो, जिसके कारण भारत, चाइना तो उधर कंक्रीट बनाता जा रहा है, अपने स्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है, और भारत की सेना को हाथ बंधा है क्योंकि सरकार कह रही है और डिले करो। तो इसके कारण वो बुनियादी संरचना का निर्माण नहीं कर पा रहे, क्योंकि भारत सरकार का की मंशा है डिले करो। 2020 के बाद की वास्तविकता इसके विपरीत संकेत देती है। 1987 में भारत और चीन शक्ति के मामले में लगभग बराबर थे। आज यह असमानता स्पष्ट है। मैंने कहा 80 के दशक में
2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद से चीन के आर्थिक, तकनीकी और संरचनात्मक लाभ बहुत नाटकीय ढंग से बढ़ गया है। संरचनात्मक रूप से अधिक शक्तिशाली होने के नाते आसान भूभाग और बेहतर संरचना के साथ पीएलए की अर्थ अस्थायी तैनाती को अस्थायी रूप से स्थापित करने, यानी जहां जहां अस्थायी थे वहां वो अस्थायी रूप से आगे बढ़ते चले गए, अस्थायी करते गए, और कूटनीतिक और सैन्य रूप से भारत की स्थिति का इंतजार करने से कहीं बेहतर स्थिति में है। भारत की सरकार अभी इंतजार करते हैं और वो बेहतर स्थिति को प्राप्त करते जा रहे हैं। इसके विपरीत भारत सीमित संसाधनों में, भारत को तो आप देखिए कि सेना से ज्यादा खर्च उनके अल्पसंख्यक कल्याण और एससी एसटी ओबीसी पे खर्च कर रही है। तो भारत के पास सीमित संसाधन तो रहेंगे, क्योंकि तो राजनीति में देश को तोड़ने और जातिवाद पैदा करने में ज्यादा बजट लग रहा है उनका। तो भारत के सीमित संसाधनों के साथ महंगी उच्च ऊंचाई वाली अग्रिम चौकियों को बनाए रखने का बोझ है भारत पे। चीन ने पूर्वी लद्दाख में अपनी सेनाओं की संख्या पहले ही आधी कर दी है और नागरिकों को सीमा के करीब पैगोंग झील के पास गांवों में स्थानांतरित कर दिया है। पैगोंग झील के पास चीन अपना गांव भी बसा चुका है और वहां अपने नागरिकों को वहां ले जाकर स्थानांतरित कर दिया है। द इकोनॉमिस्ट ने दिसंबर 2025 में पूर्वी लद्दाख तक पहुंच मिलने के बाद एक रिपोर्ट किया कि गलवान के बाद से एलएसी के साथ चीनी संरचनाओं की संख्या 10 गुना बढ़ गई है। यानी चीन अपनी संरचनाएं बढ़ाता चला जा रहा है और भारत के विदेश मंत्री के अनुसार हम देखो और वाच करो, वेट एंड वॉच, हमें जल्दी नहीं करना। भारत कुछ बुनियादी ढांचा निर्माण कर रहा होगा, लेकिन एक अधिकारी के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया कि बड़े बजट के कारण चीन की बुनियादी ढांचा विकास दर भारत की तुलना में कम से कम 4 गुना अधिक है। उनके पास ज्यादा बजट से वो कर रहे हैं, हमारे पास बजट भी नहीं दे रहे हैं। ये देखिए सेना के साथ मनमोहन सरकार को कहते थे ये बजट नहीं देते, ये खुद क्या कर रहे हैं, ये एससी एसटी ओबीसी और अल्पसंख्यक का खेल खेलने में लगे। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि चीन बफर जोन के पास नई इमारत बना रहा है। हालांकि यह गतिविधि चीन के कब्जे वाले क्षेत्र में है, लेकिन यह पीएलए की भौतिक उपस्थिति को मजबूत करता है और बीजिंग के क्षेत्रीय दावे को परोक्ष रूप से पुनर्परिभाषित करता है। इस समय बीजिंग के पक्ष में है और वह इंतजार कर रहा है चुनिंदा सैन्य वापसी की पेशकश कर सकता है और धीरे धीरे जो हासिल है उसको वैधता दे सकता है। जमीन तो उसी के पास है और नई दिल्ली की राजनीतिक संकल्प कमजोर दिखता है जो है। यह स्थिति वांग ई की 2025 में दिल्ली यात्रा के दौरान स्पष्ट रूप से दिखाई दी, जब मोदी सरकार ने द्विपक्षीय संबंधों में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए कई रियायतें दी, जैसे अभी अमेरिका को दिया है। जबकि मुख्य विवाद अनसुलझा ही रहा। अमेरिका के साथ मुख्य विवाद अनसुलझा ही, अभी भी चीन के साथ मुख्य विवाद अनसुलझा ही है। ये तुष्टीकरण की नेहरूवादी नीति पे चल रहे हैं। चीन को भी तुष्ट करो, अमेरिका को तुष्ट करो, मुस्लिम को तुष्ट करो, एससी एसटी करो, ओबीसी करो, देश को बांट दो। तो वही चीजें चल रही है। मुख्य विवाद अभी अनसुलझे हैं। नई दिल्ली की हिंद प्रशांत क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने या पाकिस्तान द्वारा उत्पन्न चुनौतियों से निपटने की क्षमता बाधित हो रही है इसके कारण। और भारत के संसाधन इतने सीमित हैं कि मई 2025 में सैन्य संघर्ष के दौरान उसे एलएसी से 2 ब्रिगेड को पाकिस्तान सीमा पर भेजना पड़ गया था, क्योंकि संसाधन भारत के पास कम है। नरवणे के खुलासे मोदी सरकार की चीन रणनीति के मूल में मौजूद विरोधाभास को उजागर करता है, जो सामरिक बयानबाजी में छिपा है। मोदी सरकार सिर्फ बयानबाजी करती है, लेकिन संस्मरण में वर्णित स्पष्ट परिचालन विवरणों में साफ तौर पर दिखाई देता है कि जमीन पर कुछ है, बयानबाजी इनकी कुछ है। सरकार सैन्य तैनाती और संरचना निवेश के माध्यम से प्रतिरोध का दावा तो करती है, लेकिन व्यवहार में इसने राष्ट्रवादी बयानबाजी की आड़ में रणनीतिक पीछे हटने का नेतृत्व किया और सूचना नियंत्रण के माध्यम से इसे लागू किया। यानी राष्ट्रवाद की आड़ में रणनीतिक रूप से ये पीछे हट गए हैं। अपना जमीन उनके पास, वो बफर जोन बन गया है जिस पर भारत 2020 से पहले हमारे सैनिक गश्त करते थे और कंट्रोल मीडिया पर कंट्रोल कर दिया। उनको विज्ञापन से इतने पैसे दिए, मीडिया कवर नहीं कर रही और आप सवाल उठाओगे तो आपको देशद्रोही करेंगे। राष्ट्रवादी बयानबाजी के जरिए हमारी जमीन चाइना के पास चली गई। देशद्रोही कौन है सवाल, और कह किसको रहा है पूछने वाली जनता को और पत्रकारों को। तो ये जो है आपको ये पोर्शन है, इसका छोटा सा हिस्सा अगर आपको और बचा हुआ है तो, लेकिन यहाँ इसको यही समाप्त करते हैं, क्योंकि ओवरऑल सिचुएशन यही दिख रही है कि बफर जोन जो भारत
कि जमीन पर ही बना है वो भारत के हिस्से से जा चुका है गलवान संघर्ष के बाद, और नरवाने ने इस बात को स्पष्ट किया है। तो इसके वीडियो के पहले हिस्से में आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। उसमें आपको मैंने बताया कि गलवान संघर्ष में कैसे भारत की सरकार कोई निर्णय नहीं ले पा रही थी, सेना पर सब डाल दिया था। और दूसरे हिस्से में आपको बताया मैंने कि गलवान संघर्ष के बाद जहां मई 2020 तक भारत के सैनिक गश्त करते थे, वो हिस्सा हम खो चुके हैं। मोदी जी की बात झूठ साबित हो चुकी, और इसीलिए इस किताब पर रोक लगाने का 2 साल से इसको रोक लगाने का प्रयास हो रहा है। सच अब बाहर आ गया है, और मोदी जी के इस बयान के कारण चीन दुनिया भर में भारत को दबाने में सफल रहा कि उनके प्राइम मिनिस्टर ही नहीं मान रहे कि हमने कोई जमीन लिया है, हम उस पर कब्जा किए हैं। तो आप समझ जाइए, यही नरवाने की किताब इसको खोलती है, जिसको लेकर गृह मंत्री और रक्षा मंत्री संसद में झूठ बोलते हैं, और इसलिए राहुल गांधी जब वो किताब लेकर बाहर आ गए हैं, तो फिर उस किताब को झुठलाने का प्रयास हो रहा था। नरवणे का आपको बयान, वीडियो जो है आपने सुन ही लिया, साफ कह रहे हैं वो उनकी ही किताब है, और वो किताब इनकी जो सच्चाई उजागर कर रही है, इसलिए पिछले 2 साल से उस किताब को ये हरी झंडी नहीं दे रहे हैं। यही इनका सच है। आपको ये एपिसोड भी कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। जाते-जाते एक बार आप एआई कोर्स में अपने आप को एनरोल कीजिए। 19 फरवरी को से दूसरा बैच आरंभ हो रहा है। आप ये प्रोमो देखिए एआई का, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम। क्या आप जानते हैं EI सीखने वाले लोग आज 10 गुना ज्यादा प्रोडक्टिव हैं? हमारे KGF बैच 1 के स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा सीखा और काफी सफलता से चैट GPT, क्लाउड इमेज जनरेशन, वर्कफ्लो ऑटोमेशन और 40 से भी ज्यादा AI टूल्स का प्रयोग अब करने लगे हैं। और अब आ रहा है बैच 2 19 फरवरी से। वही प्रूवन करिकुलम एक्सपर्ट गाइडेंस और हैंड्स ऑन प्रैक्टिस जो आपको AI एक्सपर्ट बनाएगी। लेकिन सुनिए, सीट्स बहुत लिमिटेड हैं और रजिस्ट्रेशन तेजी से भर रहे हैं। देर मत कीजिए, आज ही रजिस्टर करें। KGF पाठशाला AI की एक्साइटिंग दुनिया में आपका पहला कदम लिंक डिस्क्रिप्शन में है।